तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कॉन्सेंट्रेट एक्सरसाइज तक हम लोग पूरा कर चुके थे। नाउ द अचीवर फर्स्ट बताना है। चलो, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को एम बिंदु पर काटती हैं। ओ केंद्र से ओपी पर लंब ए बी पर खींचा गया है। ओपी लंब ए बी पर खींचा गया, दिया हुआ ए एम बराबर 8 सेंटीमीटर, सी एम बराबर 16 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ओ सेंटर है, दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को एम बिंदु पर काटती हैं। एम बिंदु पर काटती हैं, ओ से पी लंब खींचा गया ए बी पर, दिया हुआ ए एम बराबर इतना और दिस ए बी और सी डी एक दूसरे को एम पर काटती हैं। ओ से ओपी पर लंब ए बी पर खींचा गया है और ए एम बराबर यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर दिया गया है और सी एम बराबर 16 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह के फिगर बनाते समय हमें पहले नहीं पता होता है कि कौन सा भाग बड़ा और कौन सा भाग छोटा है, तो अपने मन से बनाइए। अगर आपको लगता है कि कोई रिस्क लग रहा है तो फिगर को रिफ्रेम कर लीजिए, दोबारा बना लीजिए। और अगर लगता है कि नहीं ठीक है, हर स्थिति में आंसर सेम ही आएगा, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, आप लॉजिकली सही चलेंगे तो फिगर इम्पैक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, मैं अगर इंटरसेक्शन इधर छोटा बड़ा हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लॉजिकली फिगर सही बनाया हो। तो आपका 8 हो गया, 16 हो गया, एंड ओपी का मान जो है वो 12 है। ओपी इज 12 एंड ओ एम आपसे पूछा जा रहा है, ओ एम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को एम बिंदु पर काटती हैं। केंद्र ओ से ओपी लंब खींचा गया, हाँ एम पी, हाँ एम डी और दिया है, वही ढूंढ रहा था मैं। एम डी दिया गया 9। ठीक, तो 9 हो गया। अब सबसे पहले जीवाओं का इंटरसेक्शन, जीवाओं के दोनों भाग याद करिए, पी ए इंटू पी बी और पी सी इंटू पी डी का नियम। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट, एज वी नो पी एम ए इंटू एम बी बराबर एम सी इंटू एम डी। जैसा कि जानते हैं एम ए इंटू एम बी बराबर एम सी इंटू एम डी। एम ए की वैल्यू 8, एम बी की वैल्यू पता नहीं, एम सी की वैल्यू 16 और एम डी की वैल्यू 9। एम बी बराबर 18, तो एम बी की वैल्यू 18 आ गई। ये आपने सॉल्व किया, आपने पाया 18। इससे हमको ये पता चला कि ये जो पी पॉइंट है वो एग्जैक्टली इस तरफ है ही नहीं, पी उस तरफ है, बट हमें पहले कैसे पता था। ठीक, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लॉजिकली सही चलिए। तो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा कि अगर ये मिड ये देखा जाए तो 8 और अब इसके बाद वाली बात के लिए अलग तरीके से सोचिए, इसको मत मिक्स करिए, इसी फिगर में सोचिए बट अलग तरीके से सोचिए। जैसे अगर और या फिर आपको लगे कि दोबारा बनाना तो बनाइए, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तो इससे बेटर ये होगा कि जो बन गया सो बन गया, अपने दिमाग में कुछ और चला, दिखाई कुछ और दे रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को तो दिखाना नहीं है। तो आपका क्या हुआ, 18 ये हो गया, 18 8 24, 18 और 8 26, 26 का आधा 13। अगर 26 का आधा 13 होगा, ठीक है, 26 का आधा 13 होगा और ये पी एग्जैक्टली उधर होगा, तो उस कंडीशन में ये 5 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है, इनको नहीं आ रहा तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ये 18 ये 8 इससे ये तो पता चला है कि जो मिड पॉइंट होगा ये 13 होना चाहिए। 18 और 26 ये 13 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम गलत सोच रहे थे, बी को इधर होना चाहिए था, ए को इधर होना चाहिए था, यहाँ पर ये 8 होना चाहिए था और ये बाद में 18 आना चाहिए था। तो ये करेक्शन करना पड़ेगा अगर आप नहीं सोच पा रहे तो। और अगर सोच पा रहे तो ठीक है, रफली कर लीजिए कि ये 8 इधर था, ये एम ए इधर था और एग्जैक्टली एम बी इधर था। तो एम बी जब 18 है तो ये 13, तो अब 5। अभी कोई डाउट हो बताओ, अब कोई डाउट हो बताओ, सही है। अगर ये आपका 5 हो गया है, ये 12 ये 5 तो ये 13, राइट एंगल, आंसर इज बी।
तो क्या होगा, पॉइंट्स पलटने होंगे। फिगर दोबारा भले मत बनाइए, पॉइंट्स पलट दीजिए, ए को इधर बी को इधर भेज दीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज 7वीं बार, फिर से आज शाम तक हम उसका पूरा जो प्रोस्पेक्टस है वो अपलोड कर देंगे। और ऐसे सोचिएगा कि जैसे आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, बाकी जानकारी पढ़ लीजिएगा, ना समझ में तो पूछिएगा, पूरी सब कुछ टाइप करवा दी गई है कि कैसे होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, और जो भी जानकारी है वो सब दे दी गई। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड हो गया, कंफर्म, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 8th नंबर। एक समकोणी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां 3 और 5, 4 है। सभी भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक राइट एंगल ट्रायंगल, भुजाएं हैं 3 और ये 4, तो ये अपने आप 5 होगा। ये 90 डिग्री। यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो समकोण की स्थिति राइट एंगल, तो अंतःस्पर्श रेखाओं की स्थितियां। तो सभी भुजाओं को स्पर्श करता कौन सा वृत्त? अंतावृत्त। सभी भुजाओं को स्पर्श करता कौन सा वृत्त? अंतावृत्त। तो अंतावृत्त की त्रिज्या अगर देखी जाए तो r बराबर क्या होगा? 3 + 4 - 5/2। कुछ याद आया? 1 सेंटीमीटर। आंसर नंबर सी। बढ़े आगे। हाँ बेटा, 7 देखो, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, इनकी त्रिज्याएं 2 और 3 सेंटीमीटर हैं। बाह्य वृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा ज्ञात कीजिए जो अंतःवृत्त को स्पर्श। लास्ट क्लास में इस बात पे मैं बात कर चुका हूँ कि बड़ी से बड़ी जीवा होगी कौन सी, निकालेंगे कैसे इस क्वेश्चन में, वो अलग बात है। तो याद करिए, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि इस तरह सिचुएशन है। ये आपका बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 होगी, ठीक है। उसके बाद एक छोटा वृत्त है जिसकी इस तरह से त्रिज्या है, ये इस तरह से टच करता हुआ ऐसे जाता है। ये छोटा वृत्त है जिसकी रेडियस ये है, बड़ा वृत्त है जिसकी रेडियस ये है। ऐसी कंडीशन में कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका ये आपका 3 है और ये आपका 2 है। ये आपका O है और ये आपका O डैश है। यहाँ से बड़ी जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, तो यही तो बन पाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर आप यहाँ से मिला दें, पूरा डायमीटर 4 होगा, तो ये 3 हो गया, तो कितना बचा? 1। ये आपका O हो गया, ये M पॉइंट हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। अगर इस बात में कोई डाउट समस्या नहीं है तो ऐसी कंडीशन सिंपली इस पॉइंट से यहाँ मिला देते हैं। ये 1, अब ये 1 हो गया, ये त्रिज्या कितनी? 3, ये 1, ये 3, तो ये कितना? MP कितना? 2√2।
अगर ये 2√2 सेंटीमीटर आ गया तो पी क्यू बराबर कितना आया, 4√2 सेंटीमीटर। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, थर्ड कौन सा, 12 नंबर देखें। कह रहा है कि दिए गए चित्र में उपवृत्त का केंद्र है सी डी, एक स्पर्शिका बीडीसी, बीडीसी बराबर 40 डिग्री। आपको जो बीडीसी दिया गया ये वाला, ये आपको दिया गया 40 डिग्री, तथा एंगल सीबीडी, सीबीडी बराबर दिया गया कितना, 100 डिग्री। एंगल एओबी का मान ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, कई बार अलग अलग तरीके से आता, ध्यान समझिएगा। ये अगर आपका 40 है, ये आपका 100 है, तो ये अपने आप 40 होगा, पहली बात। ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा कि नहीं होगा, ये होगा 80 डिग्री। ये 40 है, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, तो ये कितना होगा, 40 डिग्री। अब आप पूरे ट्रायंगल एबीसी में देखो तो आपको दिखेगा कि ये आपका 40, ये 80, ये 40, ये 80, तो ये कितना 60। अगर ये 60 तो सेंटर पर कितना बनेगा, 120। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14, 15, 15, 14 देखें। नीचे दी गई आकृति में उपवृत्त का केंद्र है एसी और बीडी एक दूसरे को पी पर काटते हैं। उपवृत्त का केंद्र है एसी और बीडी पी एक दूसरे को पी पर काटते हैं। यदि एंगल एओबी बराबर कितने डिग्री दिया गया, 100 डिग्री। एंगल एओबी बराबर 100 डिग्री। एंगल डीएपी बराबर 30 डिग्री। डीएपी डीएपी बराबर 30 डिग्री। और एंगल एपीबी का मान ज्ञात करो। ए पी बी का मान ज्ञात करो। तो एंगल एपीबी का अगर आपसे मान पूछा गया है तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप इस वाली आर्क पर कंसंट्रेट करें तो इस आर्क से सेंटर पर 100 बन रहा है, तो क्या इस आर्क से सरकमफ्रेंस पर ये एंगल 50 डिग्री नहीं बनेगा? विचार कीजिएगा, बताइएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर आपका 100 डिग्री है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ ये 100 है तो ये 50 डिग्री बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? कंफर्म है। अब आपका ये 100 हो गया। अब आप ट्राइंगल ए पी डी में देखो तो एंगल ए पी बी उसका बहिष कोण है जो कि 50 + 80 से आएगा, 50 + 30 से आएगा। देखो ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो एक्सटीरियर एंगल का मान सपोजिट इंटीरियर के क्या होता है, बराबर। तो आप सिंपली पाएंगे 50 + 30 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। नहीं है?
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 15। देखो, देखिए जितना एबीसीजी एक समचतुर्भुज है, रोम्बस बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया है, जिसका एक कोण वृत्त के केंद्र पर है, और 3 जो है वो वृत्त के सरकमफ्रेंस पर है। क्या रोम्बस का एरिया दिया, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर आपका ये सेंटर है, अगर आपका ये सेंटर है, तो इस कंडीशन में अगर इसको आर माना जाए, इसको आर माना जाए, इसको आर माना जाए, इसको आर माना जाए, तो ये कहा नहीं जा सकता क्या कि ये अपने आप आर होगा? तो क्या ये रोम्बस की वो स्थिति नहीं बनी जिसमें दो समबाहु त्रिभुजों का निर्माण होता था? याद करिए। तो क्या ये रोम्बस की वो स्थिति बनी जिसमें समबाहु त्रिभुजों का निर्माण होता है? तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि क्वाड्रेटल ए ओ, क्वाड्रेटल ओ ए बी सी बराबर 2 ट्राइंगल्स, तो 2 इंटू √3/4 आर स्क्वायर। कोई डाउट ऑन द राइट? सही है। अब ये इक्विलेट जो आपका रोम्बस का एरिया है, वो तो ऑलरेडी हमें 32√3 दिया गया है। जो हमारा रोम्बस का एरिया है वो हमें ऑलरेडी 32√3 दिया गया है। तो यहां से सॉल्व करके आप आर का मान निकाल सकते हैं। कितना? 8 सेंटीमीटर। आंसर इज डी। हो गया 16। एक वृत्त के बने चतुर्भुज में एंगल ए एक्स एंगल बी एक्स ये दिया गया। वाई का वृत्त में बने चतुर्भुज, ए बी सी डी। एंगल ए का मान एक्स है, एंगल सी का मान वाई है। तो अगर देखें तो एक्स बराबर दिया गया साइन इनवर्स 3/4। याद होगा ये इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स बराबर 3/4। ठीक, यहां तो कोई डाउट? हम सभी जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं एच वी नो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर 180 माइनस वाई। यहां इसको कर दो पुटअप, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा साइन 180 माइनस वाई दैट्स इक्वल टू 3/4। और इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4। साइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4। कोई डाउट हो तो बताओ। अगर साइन वाई इक्वल टू 3/4 आ जाएगा तो हम कह पाएंगे वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन था ये, कि वाई होगा, वाई का मान साइन इनवर्स 3/4 सेम होता है अगर ये 180 सम होता है।
बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखो, क्यू पी तथा पी क्रमशः बड़े और छोटे वृत्त के केंद्र हैं। क्यू और पी क्रमशः बड़े और छोटे वृत्तों के केंद्र हैं। आर एस टी संरेख है। आर क्यू यू बराबर 140 डिग्री। तो आपसे कह रहा है यूपीटी का मान ज्ञात करो, द वैल्यू ऑफ यूपीटी। तो यूपीटी का अगर आपसे मान पूछा, ध्यान समझना, अगर मैं यहां से ऐसा कई बार किया जा चुका है, तो यहां से इसको मिला लो। अगर इस पॉइंट को 1 सेकंड के लिए एक्स ले लो जरूरत भर के, तो ये अगर 140 है तो ये कितना होगा, 70 होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताओ, अगर इसको पूरे क्वार्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये कितना होगा, 70 होगा। अब देखो ये 70 है तो ये 140 होगा कि नहीं होगा, कंफर्म है। तो आंसर होगा 140 डिग्री, दैट्स ऑल। हो गया। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 21। देखो दिए गए चित्र में पी क्यू आर का परिमाप 24, दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप 24 है। पी ए की लंबाई ज्ञात करो। हम जानते हैं परिमाप त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 2 इंटू पी ए। याद करिए, इस त्रिभुज जब हमने से प्रूवमेंट कराया था कि जब ऐसे खींचते हैं तो इस त्रिभुज का परिमाप किसी भी स्पर्शरेखा का दुगना होता है। याद है? नहीं याद आ रहा हो तो अब याद आ गया होगा कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो स्पर्शरेखा का यहाँ पे डबल होता है किसी भी एक का, क्योंकि दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर है। तो 2 इंटू पी ए। अब त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 24। तो अगर ये आपका 24 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू पी ए, तो पी ए बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ट्वेंटी देखिए, ए बी और सी डी वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, इसकी लंबाई 12 है। दो समान जीवाएं हैं समान लंबाई की जिनकी लंबाई 12 है। ई बी 5 है। ई बी 5 है। तो सी बताओ, सीई बताओ। अच्छा बताओ, 12 है तो ये कितनी होगी, 7? नहीं, अगर सी की लंबाई को आप x मानते हैं तो 12 माइनस एक्स होगी। और आप सभी जानते हैं पी इंटू पी सी इंटू पी डी नियम, जीवाओं के प्रतिच्छेदन। तो ई ए इंटू ई बी बराबर ई सी इंटू ई डी। कोई प्रॉब्लम है?
ई ए इंटू ई बी बराबर ई सी इंटू ई डी। ई ए की वैल्यू कितनी 7, ई बी की वैल्यू कितनी 5, ई सी की वैल्यू कितनी x और ई डी की वैल्यू 12 माइनस एक्स। ई ए इंटू ई बी बराबर ई सी इंटू ई डी का नियम। तो ऐसी कंडीशन सॉल्व फॉर x कितना 7 ना, ऑप्शन रख लेंगे जल्दी हो जाए। बढ़े आगे। 20 के बाद 21 हो गया था, 22 बताना है। देखो क्या दिए गए चित्र में दो वृत्त ए और बी पर बिंदुओं पर काटते हैं। सी डी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। सी ए डी प्लस सी बी डी, सी ए डी प्लस सी बी डी, इन दोनों का योग 180 होता। खूब समझाया था हमने, ठीक। नहीं समझाया नहीं याद तो देखो ध्यान से। इस एंगल को थीटा मान सकते हैं, इस एंगल को फाई मान सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये थीटा तो ये कितना होगा थीटा, स्पर्शिका त्रिज्या का नियम। इस वाले सर्कल के अकॉर्डिंग ये जीवा यहां तक सी बी और जीवा स्पर्शिका, तो ये वाला इतना एंगल फाई। अगर नजर नहीं आ रहा तो हाथ उठाओ। ये आपको नियम बताया गया था कि किसी भी वृत्त में अगर आपकी ये स्पर्श रेखा है, ये आपकी त्रिज्या है, ये जीवा है, तो ऐसी कंडीशन में ये अगर आपका थीटा है तो ये एंगल अपने आप थीटा होगा, ठीक। इसलिए अगर आप ध्यान दें तो ये अगर फाई है तो ये अपने आप फाई होगा। अब आ जाओ ट्रायंगल सीबीडी में। अगर ट्रायंगल सीबीडी में देखो तो एंगल सीबीडी प्लस थीटा प्लस फाई बराबर 180, ये ट्रायंगल का नियम है। और जरा थीटा प्लस फाई की विजिबिलिटी ये भी तो है, तो इसको हम एंगल सीएडी भी कह सकते हैं। और ये आपका एंगल सीबीडी पहले से है बराबर 180 डिग्री। कोई बात समझ में आई, कोई दिक्कत हो बताओ। यही हमारी डिमांड थी, दैट्स ऑल। आगे से याद भी रखिएगा कि इस स्थिति में इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। कभी भी पूछा ऐसा और पूछा भी जा चुका है, एक देकर दूसरा पूछ लिया, तो अगर आपको क्लिक कर रहा है तो खत्म। बढ़े आगे। 22 के बाद 23, 24, 5, 25। 25 नंबर का उपरोक्त चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी के अंतर्गत अंतावृत्त है, ये बताया गया। एंगल जो 90 डिग्री डी मार्क है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो चीजें जैसे दी गई वैसे मार्क करता हूं। तो देखेंगे एबीसीडी में अंतर्गत कह रहा है ए बीसी का मान 38 है, जो बीसी पूरा यहां से यहां तक है वो आपका 38 सेंटीमीटर है। क्यूबी बराबर 27 है। डीसी 25 है। डीसी 25 है और ये लंब है 90 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपको चीजें मिलेंगी। ये आपका 27 है तो ये भी आपका 27 होगा। ये 27, ये 38, तो ये कितना बचा 11। अगर ये आपका 11 है तो ये भी आपका
11 होगा। समझ में आया? ये 11, ये 25, तो ये कितना बचा? हाँ 14। यहाँ तक कोई डाउट हो तो अब अगर ये 14 है तो हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर देखें स्क्वायर का निर्माण होता है। क्यों? ये आपका सेंटर है, मान लो सेंटर से मिला है 90 डिग्री, सेंटर से मिला है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ऑलरेडी, ये 90 डिग्री, ये रेडियस आर, ये आर, अगल बगल वाली भुजाएं बराबर और एंगल 90। तो पहले बना आयत, फिर अगल बगल वाली भुजाएं हो गई बराबर, तो बन गया स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आर आर आर, और आर बराबर कितना? 14। आंसर इज 14 सेंटीमीटर। नहीं आया? बढ़ते हैं आगे। 25 का 26 नंबर क्वेश्चन में दो वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। ए बी एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए बी एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो उन्हें ए और बी पर स्पर्श करती है। एपीबी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी याद रखने वाला सवाल बार बार आता है, जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, ध्यान दीजिएगा। यहां से एपीबी एंगल की मान पूछा गया। अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो इस बिंदु से ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी इस पर, या इसके बराबर एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दी। तो अगर इस पॉइंट को एम माना जाए तो क्या ये एम बी और एम पी बराबर नहीं होगा? उस वाले वृत्त के लिए बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं का नियम, किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान लंबाई की होती हैं, उस पॉइंट ऑफ देखा जाए तो क्या एम बी और एम पी बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर देखो एम ए और एम पी बराबर नहीं होगा क्या? तो ये हो जाएगा, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। कौन सी स्थिति? राइट एंगल। दोबारा सिद्ध करना हो तो कर सकते हो अल्फा अल्फा मानते हो, लेकिन वैसे आपको बताया गया था इस स्थिति में ये एंगल 90 डिग्री का होता है। बचे हुए दोनों का योग भी 90 होता है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास ए बी के दोनों छोरों पर स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसका व्यास ए बी है, और ए बी के दोनों छोरों पर ऑन द इंड्स ऑफ डायमीटर दो स्पर्शरेखाएं खींची हैं। याद करिए हमने लिखा था इंड्स ऑफ डायमीटर पर खींची गई स्पर्शरेखाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, याद है? नहीं, द टेंजेंट ऑन द इंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। ये 90-90 सिद्ध करते हुए कॉपी पलटेंगे दिखेगा। कह रहा है सी पर, कह रहा है कि यदि बिंदु सी पर एक अन्य स्पर्शरेखा दोनों इसको क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु सी है, उस पर स्पर्शरेखा दोनों स्पर्शरेखाओं को क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती है, तो इंटरसेक्ट द टेंजेंट एंड क्यू एंड आर। टेंजेंट्स को क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती है। आप इसका एंगल क्यू ओ आर का मान ज्ञात करो। ओ आपका सर्कल का क्या है? सेंटर है। अब आपसे कह रहा है क्यू ओ आर का मान ज्ञात करो, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान दो, क्यू ओ आर का मान पूछा गया, ध्यान देंगे। ये इससे मिलाया,
इस परिस्थिति में ये दोनों बराबर हैं या नहीं? अच्छा, बराबर के साथ साथ क्या ये वाला एंगल अल्फा अल्फा नहीं कहा जा सकता? फिर देखो ये दोनों बराबर, क्या ये वाला एंगल को बीटा और बीटा नहीं कहा जा सकता? बोलो, बात क्लियर है? अगर आप यहां से खींच रहे हैं तो क्या एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करेंगे? क्या यहां से खींच रहे हैं तो एंगल बाइसेक्टर का कार्य नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बोलो सही है कि नहीं? अगर सही है तो ऐसी कंडीशन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम ऑन पॉइंट ए ओ, ऑन पॉइंट ओ देखें तो क्या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री नहीं कहा जा सकता? अगर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 डिग्री कहा जा सकता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो सही। अब अगर अल्फा प्लस बीटा को एंगल क्यू ओ आर कहा जा सकता है, एंगल क्यू ओ आर कहा जा सकता है, दैट इज 90 डिग्री। आई बात समझ में नहीं आई? तो एंगल क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री। बढ़ते हैं आगे। 28, 29, 20, नहीं 8 हो गया सबका। 29 देखो, आज क्या दी गई स्पर्शिका टी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 13 सेंटीमीटर दूर स्पर्शिका पीटी और क्यूटी खींचे गए। ए बी एक स्पर्शिका है, एक ए बी की लंबाई ज्ञात करो। ये ओ सर्कल का सेंटर है, पीटी और क्यूटी स्पर्शिकाएं हैं, ए बी की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। ओ केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, और ए बी की लंबाई पूछेगी, ए बी। ठीक, देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? सही है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये अपने आप कितना, ये 90 डिग्री होती है, ये अपने आप कितना हो जाएगा? 12, 8 है कि नहीं? अब आप कंसंट्रेट करिएगा, ट्राइंगल टी ओ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी ई ए। हम पाते हैं कि यहां पर सिंपली ट्राइंगल टी ओ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी ई ए, कि टी ओ पी और टी ई ए आपस में कैसे हैं? सिमिलर है, समरूप है। इस समरूपता में हम पाते हैं कि ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कैसा है? कॉमन है। ये 90 है, कॉमन सामने है, ये 90 के सामने है। ये एंगल जो हमारा है वो हमारा, ये कॉमन के सामने 90 हो गया। और थर्ड एंगल, अगर ये अल्फा है तो इसका थर्ड एंगल ये अल्फा होगा। ये 13 है, ये 5 है, तो ये अपने आप 12 होगी। जरूरत के अकॉर्डिंग काम करेंगे। टीओपी में कॉमन के सामने ओपी, टीओपी में कॉमन के सामने ओपी। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसमें कॉमन के सामने एई, फिर उसके बाद देखो 90 के सामने अगर बड़े वाले में लेते हैं, छोटे वाले में भी अवेलेबल है, सही है। और अल्फा के सामने अवेलेबल है, तो 90 के सामने अवेलेबल नहीं, तो अल्फा के सामने बड़े वाले में 12 जो कि पीटी है, और अल्फा के सामने छोटे वाले में ईटी दैट इज 8, वो हमें पता है। तो ओपी की वैल्यू कितनी है? 5,
AE की वैल्यू कितनी, AE पता करना है, PT की वैल्यू कितनी है 12 और ET की वैल्यू कितनी है 8। इस प्रकार हम देखें तो हम पाते हैं कि 5 इंटू 8 अपॉन 12 दैट्स इक्वल टू PT, सॉरी AE। बोलो, इस परिस्थिति में कुल मिलाकर पाते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 10/3 वैल्यू ऑफ AE। अब अगर AE का मान आ गया तो AB 2 इंटू AE की वैल्यू पुटअप, तो आप पाएंगे 2 इंटू 10/3, द रिजल्ट विल बी 20/3 सेंटीमीटर। आंसर इज बी। हो गया 30, 30 हो गया, 31, 32, 33, 30। एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को O बिंदु पर इस प्रकार है, एंगल AOB बराबर 120 डिग्री, एंगल BOC का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे आप, तो एंगल AOB ये वाला जो है वो आपका कितना है 120 डिग्री। एंगल BOC का मान ज्ञात करना, BOC ये ज्ञात करना, ठीक। तो बेसिकली इन दोनों का जो योग होता है वो 180 होता है, समझ, ठीक है। तो देखो यहां से देखोगे अगर टेंजेंट के नियम से, तो क्या ये d/2 और ये d/2 नहीं होगा? क्या ये c/2 और ये c/2 नहीं होगा टेंजेंट की स्थिति के अकॉर्डिंग? क्या ये b/2 और ये b/2 नहीं होगा? और क्या ये a/2 और ये a/2 नहीं होगा? तो आपने कहा नहीं नहीं होगा, सही। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए तो हम पाते हैं कि अगर हम यहां पर ये वाला एंगल देखें तो हो जाएगा 180 माइनस a/2 माइनस d/2 ट्रायंगल के नियम से। ये वाला एंगल देखा जाए तो हो जाएगा 180 माइनस b/2 और c/2 माइनस, दोनों 180 घट जाएंगे। अगर हमसे ऑन पॉइंट अगर सो हम देखें
तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल BOC, अगर देखें तो एंगल ए ओ डी प्लस BOC बराबर 180 माइनस A/2 माइनस D/2 प्लस 180 माइनस B/2 माइनस C/2। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC दैट्स इक्वल टू 360 माइनस A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 प्लस D/2। ध्यान देंगे तो आप सिंपली पाएंगे ये आपका एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 360 माइनस 360/2। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ये बात याद रखनी होगी। अब अगर आपको एक 120 दिया तो दूसरा अपने आप 60 आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। थर्टी थ्री के बाद 34, 35, उपरोक्त चित्र में ए वृत्त का केंद्र है। AB बराबर BC बराबर CD। x का मान ज्ञात कीजिए। AB जो है वो BC के बराबर है और CD के भी बराबर है। क्या मतलब ये R है, ये R है, ये भी R है। ये बात ऑलरेडी R से R है। तो यहां से मिला दिया जाए और ये ऑलरेडी R है। ठीक, तो इस परिस्थिति में पाता हूं कि अगर ये तीनों R है तो ये एंगल 60, ये तीनों R है तो ये पूरा एंगल 60। अगर ये वाली आर्क को आप देखते हैं तो इस आर्क से सेंटर पर 60, समझ पा रहे हैं? इस आर्क से सेंटर पर कितना 60, तो ये वाला 30 नहीं आया। इस आर्क से सेंटर पर 60 तो ये वाला 30, तो ये वाला 30। यही तो एक्स का मार्क है।
हो गया, आगे बढ़ते हैं। 36 ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, त्रिज्याएं 4 और 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, रेडियस है 4 और 6 सेंटीमीटर। ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, त्रिज्याएं 4 और 6 सेंटीमीटर। ये आपका वो सेंटर है। अब आगे आपसे कहा गया कि ओपी ओ केंद्र है, कह रहा है ओपीआर इन वृत्तों की संरेख त्रिज्याएं, ओपीआर संरेख त्रिज्याएं, मतलब ऐसे कह रहा है कि पी पर खींची गई स्पर्श रेखा बड़े वृत्त को क्यू पर मिलती है। यहां स्पर्श रेखा खींची जाती, बड़े वृत्त को क्यू पर मिलती, क्यू आर की लंबाई ज्ञात करो। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से मिलाऊं तो ये कितना है 4 है या नहीं है, और ये कितना है 6। तो आप हमको बताओ पी क्यू कितना आएगा। सही है, 2√5 तो √20 आ गया। अब एक बात ध्यान दो, ये यहां से यहां कितना है 6, अगर यहां से यहां तक 6 है, ये 4 हटा देंगे तो कितना आएगा 2। यहां से यहां 6 है, 4 हटा देंगे तो कितना आएगा 2। अब अगर आप ट्रायंगल QPR, अगर आप ट्रायंगल QPR में देखें तो ये मिलाया ये आपका PQ की वैल्यू कितनी है √20, ये P ये Q, और ये आपका जो PR है वो कितना है, PR कितना है 2, ये PR कितना है 2। ध्यान से समझिएगा, तो ये आपका √20 ये 2, तो ये कितना आया 2√6। तो इस तरह से आप पाते हैं कि QR की वैल्यू कितनी आ गई 2√6। तो लेंथ ऑफ QR दैट इज 2√6, आंसर नंबर ए। थर्टी सिक्स के बाद 37 देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में दीवारें ए बी और ए सी 12 सेंटीमीटर BC की लंबाई, एक सर्कल है, उस सर्कल में 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। ए बी और ए सी लंबाई है 10 12 एंड 12 एंड 12। जीवा की लंबाई BC, ये आपका वो पॉइंट है, BC की लंबाई आपसे पूछी गई है, यहां से मिला लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M मानते हैं, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये स्थिति बनी।
बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो बताओ। सही है। तो ये एंगल बाइसेक्टर खींचा जा रहा है जो कि ओ से जाएगा और लंब अपने आप होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, परिवृत्त का केंद्र एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है और एंगल बाइसेक्टर ही लंब होता है। इसका लंब डालोगे तो अपने आप पर केंद्र से ही होता हुआ जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के उभयनिष्ठ से खींची गई माध्यिका स्वयं लंब का कार्य करती है, याद है? और उसी पर परिकेंद्र अंतः के लंब केंद्र संरेख पाए जाते हैं। तो उस स्थिति के अकॉर्डिंग जब हम लंब डाल लेंगे, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो सर्कम सेंटर से होते हुए ही जाएगा। नहीं आया? क्लियर? ध्यान से देखो ना, ज्योमेट्री मजा आती है। मतलब आप रिलेट करो चीजों को तो आप नजर आएगा कि क्वेश्चन को कहां से कहां उठा के ले जा, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही कि अचानक खींच दिया और 90 भी बन गया, वो उससे चला भी गया, इधर इधर भी तो हो सकता था। तो उस बात का एक्सप्लेनेशन है, ये सोच के प्रश्न बनाया गया होगा। तो एग्जामिनर ये सोच रहा था जब उसने क्वेश्चन बनाया था, आपको ये सोचना जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक? और मिलेगा जरूर। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब उसके बाद कहा गया कि आप एक काम करो, बीसी की लंबाई की बात करो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बीसी निकालना, देखते हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, अगर हम एक काम करें कि कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये आपका किसी परिवृत्त की त्रिज्या होती किसी भी ट्राइंगल के लिए, याद है? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा किसी ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस होती है, ये हमने पढ़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप यहां पर कैपिटल आर को 10 माने, ए बी सी, तो ये 12, ये 12 और ये बी सी, ये 12, ये 12, ये बी सी बराबर 4 डेल्टा, तो 4 इंटू हाफ बी सी इंटू हाइट ए एम। कोई डाउट? एंगल कह रही है आप बेस इंटू हाइट। हमने कहा ठीक है। इस स्थिति में कुल मिलाकर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये आपका बीसी से बीसी एलिमिनेट, सही है? कोई डाउट? 2 2 जा 4, ये 2 से 6 टाइम्स, ये आपका 5, ये आपका 3, ए एम बराबर 36 अपॉन 5, 7.2 सेंटीमीटर, सही है? तो आपका ए एम का मान 7.2 आ गया। अब फिगर में वापस आओ। अब 7.2, ये 12, तो डेसिमल हटाया, जीरो बढ़ाया, 10 का गुणा, मतलब वो उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ याद रखना ही 12 था। तो ये आपका 10, ये आपका 10, ये 6, तो ये 8, 10 बराबर क्या था? 12 सेंटीमीटर। तो 8 बराबर 9.6 सेंटीमीटर, बताओ। और ये 9.6 है तो ये भी, और ये भी 9.6 होगा क्योंकि ये 9.6 आ गया है। तो बीसी की लंबाई 2 इंटू 9.6। अच्छा, ये 9.6 है तो ये 9.6 क्यों होगा? हाँ, क्योंकि लंब माध्यिका का भी कार्य करेगा, ठीक। तो ये आपका होगा 19.2।
38 9 39 दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है पैरेलल दिया गया कौन, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। एंगल एडीसी 25, एडीसी 25, ए बी का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 25 है, ये पैरेलल, तो ये भी 25 होगा, पैरेलल के नियम से। ठीक, अब उसके बाद ये अगर 25 है तो ये 25 है, तो ये कितना होगा 50। इस वाले आर्क को देखो, होगा या नहीं होगा। इसके बाद देखो ये वाला आर्क देखो, ये वाला, ये 25 तो ये 50, सेंटर पर 50 50 बचा कितना 80। अब इस आर्क को देखो, ये 80 तो ये आंसर। हो गया, बढ़े आगे। 40 हो गया, कोई दिक्कत। ठीक, 41 देखो, एबीसीडी चक्री चतुर्भुज है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये चक्री चतुर्भुज है। इसमें आपको बताया गया कि ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, सी डी के, सी डी पैरेलल है ए एफ के, सॉरी सी डी पैरेलल है ए एफ के। आपसे बी ए को बढ़ाया गया ए बी सी 92, ए बी सी 92, एफ ए ई का मान 20 है, ये आपको एंगल 20 डिग्री दे रखा है। अब देखो ये 92 तो ये 88 सही है। अब ये दोनों पैरेलल, इसको सोचो, इसको ये दोनों पैरेलल, ये 88 तो इतना पार्ट 88, ये 88 ये 20 तो ये पूरा 108। कोई डाउट है बताओ। अब आपसे क्या बीसीडी, क्या बीसीडी इसके बहिष कोण से रिलेट नहीं कर लेगा, ये 108 तो ये वाला 108 आंसर। हो गया, चलिए तो यहीं से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ट्राई करिए कि 3 क्लासेस हम लोग इसको कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट क्लास में 100 तक पहुंचने का लक्ष्य बनाइए, 100 तक, ठीक है। डिपेंड करेगा आपके डाउट्स पर, तो कोई ऐसा मनाही नहीं है, लेकिन ट्राई करिए कि चीज़ें आपकी बन जाएं और कम डाउट बनेगा और इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी जो भी डाउट्स होने वो क्लियर किए ही जाएंगे, तो लगातार सॉल्व करते रहिए, ठीक। इस एक्सरसाइज फिर के बाद पॉलिनोमियल एक बहुत छोटा सा पार्ट है, जिसमें आधी क्लास में बेसिक और उसके बाद की क्लास में ही एक ही क्लास में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लगाने भर का टाइम जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो फिर इसका मिसलिनियस डिस्कशन कंटिन्यूएशन में स्टार्ट हो जाएगा। मिसलिनियस का डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक। और आज भी मतलब जो बच्चे 2021 में इंस्पेक्टर बने, जो अलग अलग पदों पे जाने, तो उनसे मुलाकात हुई, और सबसे अच्छी रैंकिंग के जो बच्चे हैं, जिनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिनको मिला, उनके वही वर्ड्स हैं। फिर से वही मैं हर बार क्लास में अक्सर रिपीट कर देता हूँ,
ताकि आप भ्रमित ना हो। और बात करते करते आ ही जाता है कि जिनको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक, ये समझ लो कि उनको भ्रम है और ये बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगा। तो भ्रम में मत रहिए, जो कंटेंट आपको कराया जा रहा है इससे ज़्यादा कंटेंट ही नहीं है, इसलिए पूरा है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? जो आपको कंटेंट उपलब्ध कराया गया है अलग अलग बुक्स के माध्यम से, इससे ज़्यादा कंटेंट ही नहीं है, मतलब ये पूरा है, ठीक। तो मतलब शॉर्टकट वैसे भी सफलता का कोई होता नहीं है। लटक लटका के आप किसी छोटे पद पे चयनित हुए सिर्फ इस वजह से कि आज थोड़ी कम मेहनत, आज थोड़ी कम मेहनत, तो थोड़ी थोड़ी मेहनत कम करते हुए, नहीं मतलब अब मान लेते हैं कि हम डेली आधे घंटे और मेहनत बढ़ा सकते थे, हाफ एन आवर पर डे, और वो हमने बचा ली, 1 घंटे पर डे की मेहनत बचा ली, और फिर हमने जीवन भर एक छोटे पद पर कंप्रोमाइज किया और जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला। क्लियर? तो फिर दिक्कत आएगी। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं, तो आप ईमानदारी से उसको रिवाइज करिए और तैयार करते रहिए। क्लियर? तो सब बच्चों से मिल चुके हो, प्रमाणिकता भी सिद्ध हो जाती है समय के साथ। और आजकल थोड़ा भ्रामक स्थिति हो जाती है कि परसेंटेज में 150 लगा लो, प्रॉफिट एंड लॉस में 250% लगा लो। ज्योमेट्री में ऐसा करते हैं, प्रीवियस ईयर के 500 PCS बेस वाले लगा लो और बस से हो जाएगा। लेकिन आप हर बार पेपर देखोगे, हर बार प्रश्न नया आता है, लेकिन इस बुक से बाहर नहीं आता, नया आता है, ये सच है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट 2 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पकड़ता है, 2 साल 3 साल, उसमें उसको लगता है कि मेरा कोटा पूरा हो गया, फिर ज्योमेट्री में वो पूछ लेता जो उसने 2016 में पूछा था और हम तैयार किए हैं 2018 से। ठीक, आप पेपर देखिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा, सरल होता है लेकिन क्वेश्चन नया सामने आ जाता है। तो कहने का मतलब आप वन टाइम एफर्ट्स कर रहे हैं और पूरा एक एक करके तैयार करते हैं। रिवीजन कंटिन्यू, ज्योमेट्री एडवांस का सबसे ऐसा पार्ट होगा जिसको बिना रिवाइज किए तैयार ही नहीं हो पाएगा। मतलब एलजेब्रा में अगर आप सोचो तो एलजेब्रा आपके सामने, एक बार आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली फिर भी सामने आ जाएगा, आप कर लोगे। लेकिन ज्योमेट्री तो ऐसी है कि हर अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं आएगा तो सर पटक दो। ठीक, चाहे वो जितना सरल हो, यही सवाल है। अब जरा सा हमको पहले नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, वो उसमें कुछ क्लिक ही नहीं करे, कुछ होगा ही शुरू ही नहीं होगा। इसलिए सिर्फ रिवीजन इंपॉर्टेंट है। क्या था बताइए, पैरेलल का नियम ही तो लगाया था और उसका क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्लास में डाउट था कि नहीं था। तो कुछ नया नहीं है, हर प्रश्न में नई तरीके से क्लिक किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्योमेट्री में थोड़ी मेहनत कर लिए, वन टाइम में ज्योमेट्री आपको अंत तक ज्योमेट्री परेशान करेगी। एडवांस मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई अंत तक सबसे ज़्यादा परेशान करेगा तो वो ज्योमेट्री करेगी। क्लियर? लेकिन ये सिर्फ तब नहीं करेगी जब आप उसमें ईमानदारी से पहली बार मेहनत कर लें और रिवीजन में उसको बनाए रखें। फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार आपके सामने आ चुका होगा। ठीक, तो आगे तो खत्म होने वाला ये वाला पार्ट, प्रैक्टिस ही आने वाली, तो प्रैक्टिस में फिर से मौका मिलेगा अपने आप को बहुत चमकाने का। एक एक क्वेश्चन फिर से पकड़िएगा, ठीक है? ओके, वहाँ क्वेश्चन थोड़ा तेज डिस्कस होंगे तो मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन